क्लास 10th हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 8 है, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, और ये भारतीय भवन की बुक है। और इसके पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक के चैप्टर को कंप्लीट हल कर लिया है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। 6 संख्या है प्रश्नों की, और इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, जापानी उकियो चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या थी। यानी ये जो चित्रकला शैली थी इसका नाम है जापानी उकियो, ये किस विषय पर ये चित्र बनाती थी, इसका क्या विषय था। आइए करते हैं इसका आंसर। ये रहा जापानी चित्रकला जिसका नाम उकियो, ठीक है, अथवा इसे कहा जाता है तैरती दुनिया का चित्र। तो इसका चित्रकला विषय देखिए क्या इस प्रकार, तैरते चित्रों में सामान्यतः यहाँ पे आपको लिखना है शहरी लोगों के जीवन का चित्रण किया गया, ठीक है। तो क्या विषय था, शहरी लोगों का जीवन का चित्रण किया जाता था। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, इटली में वुड्स ब्लॉक छपाई की तकनीक कहाँ से और किसके द्वारा लाई गई। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, जब 1295 में जब मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन से इटली, ठीक है, कहाँ से, चीन से इटली वापस आए तो अपने साथ काठ की तख्ती यानी वुड्स ब्लॉक पर छपाई की तकनीक साथ लाया। तो व्यक्ति का नाम है मार्को पोलो, और कहाँ से लाए, यानी चीन से इटली, चीन से वो लाए थे, ठीक है। तकनीक तक का नाम था वुड्स ब्लॉक तकनीक। देखिए तीसरा क्या है, किसने कहा था किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो व्यक्ति हैं देखिए यहाँ पे कैथो धर्म सुधारक, इनका नाम है इरेस्मस। का मानना था कि किताबें जो हैं वो क्या हैं, वो भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है ये 16वीं सदी में ये पुस्तक और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया था कैथोलिक चर्च ने। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप पढ़िए पहले, इटली के मोनोनियोकियो ने जब बाइबल और उसके उपदेशों की नई व्याख्या प्रस्तुत की तो उसे धर्म विरोधी मानकर मृत्युदंड की सज़ा दी, ठीक है, दी गई। नए, अब यहाँ से आपको आंसर करना है, देखिए यहाँ से, नए धार्मिक विचारों को प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने, कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। तो जिससे कि वे धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रसार नहीं कर सके, ठीक है, इसीलिए। 5वां देखिए क्या प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई, किसी एक का उद्देश्य हमें करना है। तो इस प्रश्न का क्या आपको मतलब समझ में आया। मुद्रण संस्कृति ने जो किताब छापने की जो तकनीक होती है, कल कारखाने होती है, विद्या होती है, उसने फ्रांसीसी क्रांति के किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी फ्रांस को क्रांति को कैसे होने में ये मुद्रण संस्कृति ने अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव, तो प्रभाव टोटल 3 हुआ। कैसे हुआ, पहला देखिए, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा है और तीसरा है। तो हमें बस एक ही बताना है, आपको बस ये नाम लिखना है, ज्ञानोदय के दार्शनिकों के विचार का प्रसार हुआ, ठीक है। तो थोड़े से आपको यहाँ तक लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्नाकुलम फ्रेश एक्ट पारित करने का क्या उद्देश्य था। वर्नाकुलम फ्रेश एक्ट लॉर्ड लिटिन द्वारा पारित किया गया, और इसका क्या उद्देश्य था, देखिए यहाँ पे, प्रेस से 1878 प्रेस प्रतिनियम अधिनियम पारित अधिनियम से सबसे अधिक क्या रहा, विवादास्पद, ये काफ़ी विवाद में ये अधिनियम था। लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में इसे पारित किया गया। इसका उद्देश्य देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाना, यानी जो देश के भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन सब पे प्रतिबंध लगाना, क्योंकि ये सरकार की क्या करते थे, आलोचना करते थे, इससे कि जो लॉर्ड लिटिन है उनको लगा कि इससे क्या होगा, और भी विद्रोह भड़केगा, इसलिए उसे प्रतिबंध लगा दिया ये प्रेस एक्ट पारित करके, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, यानी देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। प्रश्न क्या है, गुटेनबर्ग के विषय में आप क्या जानते हैं, काफ़ी आसान सवाल है ये। तो ये रहे योहान गुटेनबर्ग। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ वैसे ही आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे, गुटेनबर्ग मुद्रण स्याही के आविष्कार करता थे। इन्होंने क्या किया, मुद्रण यानी छाप दिखाने की जो स्याही होती है उनका आविष्कार किया। और उसके बाद आपको ये लिखना है,
उन्होंने जिसने छाप खाना का भी इसका आविष्कार किया, छाप खाना का आविष्कार किया, मुद्रण स्याही का आविष्कार किया और उन्होंने गुटेनबर्ग में छपाई टाइप प्रिंटिंग प्रेस का भी ये आविष्कारक ये माने जाते थे। छपाई के क्षेत्र में, मुद्रण के क्षेत्र में ये आविष्कारक थे। ठीक है, यही बातें आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य में प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी क्यों आरंभ कर दी? आइए करते हैं आंसर। देखिए यहाँ पे 1898 में चर्च प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी प्रारंभ कर दी, जिससे कि किस लिए कि उनका पूर्ण मुद्रण यानी दोबारा वो प्रकाशित ना हो सके और वितरण ना हो सके, इसीलिए। ठीक है, बस यही आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। आप थोड़े से लंबे कर सकते हैं तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है। तीसरा देखिए क्या प्रश्न है, तकनीकी विकास का मुद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा? तकनीकी विकास मतलब होता है ज्ञान विज्ञान, जो तकनीक होती है आधुनिक, ठीक है, नई नई खोजें होती हैं, उसका विकास जब हुआ तो मुद्रण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। तो जैसे जैसे छपाई का प्रसार होता गया वैसे वैसे कारखाना छापखाना के निरंतर सुधार होते गए, ताकि श्रम लागत और समय के साथ साथ अधिक छपाई की जा सके। ठीक है, और बस यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, भारत में मुद्रण के आरंभिक इतिहास पर एक टिप्पणी लिखें। तो यहाँ से आपको लिखना है भारत में पुस्तक की छपाई, भारत में छपाई का इतिहास पुर्तगाली से आरंभ होता है। ठीक है, बस यहाँ तक आपको लिख लेना है और थोड़ा सा आपको ये बढ़ा लेना है। ठीक है, ये वाला लाइन। इसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न 5वां, भारत में पांडुलिपियाँ कैसे बनाई जाती थी? तो आपको इसका आंसर देखिए यहाँ से करना है। यूरोप की तुलना में भारत में अनेक पुस्तकों की छपाई आरंभ की थी। प्राचीन काल से लोग लिपि और लेखन कला से परिचित थे। धातु पत्थर अभिलेख उत्तीर्ण करवाने के अतिरिक्त भोजपत्र एवं ताड़ के पत्रों के बाद हाथ से बने कागज़ का व्यवहार भी लेखन सामग्री किया गया। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार की गई। तो बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।